क्या तुम भी अपना CFA का एग्ज़ाम डिफ़र करना चाहते हो एंड तुम सोच रहे हो कि हम डिफ़र करें या नहीं करें, चाहे तुम लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो, लेवल 3 में हो, एंड तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम डिफ़र करो एग्ज़ाम या नहीं करो, तुम सोच रहे हो डिफ़र करना, तो 1 मिनट रुक जाओ और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए हो सकता है। वीडियो देखने के बाद तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाए एंड तुम डिफ़र ना करो एग्ज़ाम। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि तुमको डिफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स में तुम फुलफिल कर पाते हो तो तुमको डिफ़र नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड अगर वो पॉइंट्स में तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, अगर वो पॉइंट्स में तुम्हारा कोई और राय है या तुम्हारा कोई और सिचुएशन है, तो तुमको डिफ़र करना चाहिए। देखो, डिफ़र करना या नहीं करना ये तुमको सोच समझ के करना होगा, क्योंकि डिफ़र करना सिर्फ फाइनेंशियली तुमको हैम्पर नहीं करता है, बल्कि तुमको मेंटली बहुत हैम्पर करता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि यार हम डिफ़र कर दिए। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो तुमको बहुत ज़्यादा हिट करता है। इसलिए डिफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इसको जल्दबाजी मत लेना, इन वीडियो एंड तक देखना। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है वो कि तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है। अब देखो, सिलेबस में ये चीज़ तुमको देखना होगा कि तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है। 60 to 70% क्या तुम्हारा सिलेबस हो गया है? मतलब कि तुम्हारा सिलेबस सिर्फ 20-30% बाकी है, 40% बाकी है। अगर वैसा है, 60-70% तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है और अभी तुम्हारे पास 1-2 महीना बाकी है, अगर हम लोग अगस्त का बात करें तो वैसा अगर केस है तो तुमको डिफ़र नहीं करना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ के निकाल लोगे। ठीक है? तो अगर तुम्हारा 60-70% सिलेबस बस कंप्लीट है एंड बाकी बचा हुआ है, 30-40% तुम्हारा बचा हुआ है, तो वो ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, तुम निकाल सकते हो, तुम एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो, तुमको डिफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन अब देखो, इसमें भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो 60-70% तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, उसमें तुमने क्या कवर किया। अब क्या कवर किया, मेरा ये मतलब है कि क्या तुमने उसमें QM कवर किया है, क्या तुमने उसमें FSA कवर किया है, क्या तुमने उसमें फिक्स इनकम कवर किया, डेरिवेटिव कवर किया। मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट्स है, अब देखो यहाँ मेन सब्जेक्ट मतलब मेरा ये नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज हाई है, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज लो है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेन सब्जेक्ट में उन सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट हार्ड है, जो सब्जेक्ट्स तुमको टाइम टेकिंग है, जो तुमको ज़्यादा डिफिकल्टी होगा करने में। ठीक है? अब देखो, सब्जेक्ट्स कौन से कवर किए ये तुम्हारा बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या वीक पॉइंट होगा, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर QM तुम्हारा हो गया है, FSA तुम्हारा हो गया है, डेरिवेटिव हो गया है, तुम्हारा फिक्स्ड इनकम हो गया है, ये सारा जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, 4-5 जो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, खास करके 2 सब्जेक्ट QM एंड FSA, ये दोनों बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है। फिर फिक्स्ड इनकम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नया होता है, तो उसमें बहुत लोगों को डिफिकल्टी होता है। डेरिवेटिव, इसमें बहुत लोगों को डिफिकल्टी होता है। तो ये सारा जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोगों को। तो अगर ये सारा सब्जेक्ट तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारा सब्जेक्ट्स बाकी है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा सब्जेक्ट बाकी है कॉर्पोरेट इशूअर, इक्विटी भी एक थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर वो तुम्हारा हो गया तो अच्छा बात है। लेकिन अगर वो बाकी तो भी उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कॉर्पोरेट इशूर बाकी है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बाकी, इक्विटी बाकी है, और तुम्हारा एथिक्स को तो देखो हम लोग काउंट भी नहीं करते, जो 9 सब्जेक्ट्स है, अगर 9 सब्जेक्ट में तुम्हारा 6-7 सब्जेक्ट हो गया तो तुम एग्जाम अभी भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अभी 1-2 मंथ में सारा सब्जेक्ट क्लियर करके, रिवीजन करके, मॉक देके तुम एग्जाम दे सकते हो। तो अगर वैसा तुम्हारा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम कवर किए हो, अगर तुम्हारा है कि तुम 6 सब्जेक्ट कवर किए हो, लेकिन उन 6 सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट इशूअर है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है, QM नहीं है, FSA नहीं है, या जो 4 सब्जेक्ट मैंने मेन बोला, QM, FSA, डेरिवेटिव एंड फिक्स्ड इनकम, इन चारों सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर तुमको डिफिकल्टी होगा, तो तुमको एग्ज़ाम डिफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट एक तो डिफ़िकल्ट है, ऊपर से ये सारा सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी है, तो तुमको टाइम लगेगा इसमें, तो इसीलिए तुमको डिफ़िकल्टी होगा, तुमको प्रॉब्लम होगा इसको कवर करने में। लेकिन फिर ये तुम्हारा बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। अब देखो, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुमको QM में आसानी होगा, तो अगर QM तुम्हारा बचा हुआ है तो वो अलग बात है। अगर तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो एंड इकोनॉमिक्स तुम्हारा बचा हुआ है तो वो अलग बात है। तो इसीलिए तुमको अपना देखना होगा यहाँ पे कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कि हाँ हमको लगता है यह सब्जेक्ट हम कर लेंगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा है कि हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम उसको समरी रीड करके या हम क्वेश्चंस बना के स्वजह से पढ़ के हम उसको उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो तुम फिर डिफर मत करो एग्जाम, तुम एग्जाम कर सकते हो। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट है कि तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है। सिर्फ सिलेबस कितना हुआ है वो मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर करता है कि सिलेबस में तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ है एंड तुम्हारा वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। तो हो सकता है कि तुम्हारा जो वीक एरियाज था वो सारा सब्जेक्ट तुम ऑलरेडी कर चुके हो, एंड जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो सब्जेक्ट बस तुम्हारा बाकी है, तो वो सब्जेक्ट तुम आराम से अभी कर सकते हो। तो इसीलिए अगर वैसा केस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डिफर मत करो एग्जाम, तुम ट्राई करोगे सारा कुछ प्रिपेयर करके एग्जाम देने का। ठीक है? तो ये चीज़ था
पहला पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है हम लोग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अब देखो कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस में ही हम लोग का आ जाता है तुम्हारा स्पीड क्या है। अब देखो अगर कोई बच्चा है जो 5 सब्जेक्ट खत्म किया, ठीक है, 4 सब्जेक्ट उसका बाकी है, एथिक्स हटा के 4 सब्जेक्ट उसका भी बाकी है, वो 5 सब्जेक्ट खत्म किया, लेकिन उसका स्पीड बहुत अलग है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत अलग है, वो 3-4 साल इंडस्ट्री में रह चुका है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो 3-4 साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में रह के आया है, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसको नॉलेज अलग होगा इंडस्ट्री का। बट तुम एज अ फ्रेशर हो, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो अभी 12th पास की हो, वैसा फ्रेशर हो, तुमको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो डिफरेंट कंडीशन है दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट होगा। तो इसीलिए तुमको ये देखना होगा कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो कि उतना टाइम में तुम सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म हो चुका है, जो हम लोग पहले डिस्कस किए, एंड कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा बाकी है, तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। अब देखो इसमें वन आंसर किसी का नहीं हो सकता है, सबका बैकग्राउंड अलग है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या नहीं है, कौन सा बैकग्राउंड तुम्हारा रहा है। अगर तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो तुम क्यूएम में अच्छा करोगे, तुम्हारा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगा। तो ऐसे करके तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है उस पर, और तुम्हारा स्पीड क्या है। अब देखो बहुत लोग फास्ट लर्नर होते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, जिनको बस एक बार रीड करना होता है या एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एंड उनको समझ आ जाता है कि अच्छा क्या है टॉपिक में, और वो कर लेते हैं। बहुत लोगों को टाइम लगता है, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, पहले लेक्चर्स देखेंगे, फिर एक बार और उनको बाद में लेक्चर्स देखना पड़ता है, उसके बाद फिर वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं, तब जाके उनको समझ आता है। तो सबका अपना लर्निंग स्पीड होता है। तो अगर तुमको अपना लर्निंग स्पीड के हिसाब से लगता है कि तुम 1-2 महीना में पूरा सिलेबस खत्म करके रिवीजन करके मॉक दे सकते हो, तो तुम फिर जाओ एग्जाम देने, कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारा कितना सिलेबस बचा हुआ है, क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि देखो तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरा 5 सब्जेक्ट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि हम मेरे में इतना कैलिबर है कि वो सब्जेक्ट्स हमको आता है ऑलरेडी पहले से, तो हम वो सब्जेक्ट कर सकते हैं आराम से, एंड साथ ही साथ हम मेरे में इतना स्पीड है, हमको तुरंत समझ आता है, हमको उतना टाइम नहीं लगता है कि हम 10-10 मिनट, हम 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट को, उसके बाद हमको समझ आ रहा है, एक चैप्टर को 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं उसके बाद समझ आ रहा है, वैसा नहीं है। तो तुम्हारा अंदर वो कॉन्फिडेंस क्या है वो तुमको देखना होगा। अगर तुमको पता है कि नहीं भैया हमको आराम से पढ़ना होता है, मतलब स्ट्रेस में नहीं पढ़ पाते हैं कि 10-10 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हमसे वैसा नहीं हो पाता है, हम बर्नआउट हो जाते हैं, हम एफिशिएंटली नहीं वर्क कर पाते उस केस में, तो फिर तुम डेफर करो एग्ज़ाम एंड तुम आगे एग्ज़ाम दे सकते हो फिर, ठीक है, डेफर करके। क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम देने गए, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर तुम एग्ज़ाम देने गए तो तुमको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा अगर तुम फेल करते हो और तुमको फिर से देना पड़ता है तो, लेकिन वहीं पे डेफर में तुम्हारा कम पैसा लगेगा। इस पर हम लोग बाद में आगे डिस्कस करने वाले वीडियो में कॉस्ट के बेसिस पे। तो ये हुआ कॉन्फिडेंस कि तुमको कितना कॉन्फिडेंस है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, मेरा बैकग्राउंड वैसा था, हमको जो सब्जेक्ट बचा हुआ है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हम आराम से उठा सकते हैं, ईजी सब्जेक्ट है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से उठा सकते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमको समझ आता है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। डेफर मत करो एग्ज़ाम, मत ख्याल रहो अपना डेफर करने का एग्ज़ाम में। लेकिन अगर वैसा तुम स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, जो उतना प्रेशर में नहीं पढ़ सकता है, अलग अलग चीज़ होता है, सबका सबका पढ़ने का अलग तरीका होता है, तो तुम डेफर करो, तुम एग्ज़ाम मत दो, ठीक है, तुम डेफर कर लो एग्ज़ाम। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है यू नीड ए लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। अब देखो बहुत लोग का ये होता है ना कि मेरा सब्जेक्ट तो लगभग ख़त्म हो गया है, 2-3 सब्जेक्ट बाकी है, लेकिन हमको लग रहा है यार कि 2-3 महीने और मिल जाता ना तो हमको बेटर हो जाता, बहुत ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। अगर वैसा केस है तुम्हारा कि हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, 2-3 महीने और टाइम चाहिए, तो देखो एक तो हो सकता है कि अगर तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जैसे तुमको लग रहा है कि 1 महीना हमको और मिल जाता तो बढ़िया होता, अगर वैसा कुछ है तो तुम मेरे हिसाब से तुमको डेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 1 महीना बेकार का तुमको ना साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तुमको क्या लगेगा ना कि यार हम डेफर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एग्जाम देंगे, उसमें क्या होता है ना कि आदमी लेजी हो जाता है, आदमी को लगता है हम डेफर कर दिए, एक तो आदमी का उस पर प्रेशर आ जाता है कि यार हम डेफर कर दिए एग्जाम एक बार, दूसरा आदमी का प्रेशर आ जाता है कि यार और $400 लग गया, क्योंकि तुमको डेफर करने में $400 लगता है, तो $400 प्लस GST अलग से लगेगा, तो ये सारा चीज़ जो है ना तुम पे और प्रेशर डालेगा, तो उसके कारण तुम एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए, 1 महीना और टाइम चाहिए या कुछ दिन और टाइम मिल जाता तो मेरा हो जाता, वैसा है तो तुम एक्स्ट्रा आवर पढ़ लो, अभी भी टाइम 1-2 मंथ बाकी एग्जाम में, अगस्त के एग्जाम का अगर हम लोग बात करें तो वैसा अगर है तो तुम पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, अभी तुम एक्स्ट्रा पढ़ लो, 3 आवर 4 आवर एक्स्ट्रा पढ़ो दिन में, ठीक है, ताकि
तुम अपना वो चीज़ कवर कर सकोगे जो तुमको एक्स्ट्रा दिन चाहिए। क्योंकि देखो सबसे बड़ा डिफ़र करने में होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तुमको बहुत ज़्यादा वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करेगी, तुम डिफ़र कर दियो एग्ज़ाम, उसके बाद तुमको प्रेशर आएगी और $400 मेरा लग गया है, उसके बाद तुमको लगेगा यार हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको पढ़ने मन नहीं कर रहा है। वो बहुत सारा चीज़ तुम्हारा दिमाग में आएगा जिसके कारण तुमको बहुत चीज़ झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए ट्राई करो कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक हो रहा है, बस थोड़ा सा और तुमको टाइम चाहिए, तो तुम मत डिफ़र करो। लेकिन अगर तुमको वैसा लगता है कि हमको 2 से 3 महीना 4 महीना और चाहिए, अगर नहीं हो मिलेगा हमको 2-3 महीना एक्स्ट्रा, तो हमको फिर दिक्कत होगा, हम नहीं पास कर पाएंगे फॉर श्योर, तो फिर तुम डिफ़र करो। तो तुमको अपना खुद से देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। ये वीडियो को एनालाइज करो, समझो कि तुम किस तरह अप्लाई करते हो, हर पॉइंट में अपने आप को देखो, तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, या तुम्हारा कोई और सोच है उसमें, तुमको ज़्यादा टाइम चाहिए, 3-4 महीना चाहिए हमको और मेरे से नहीं हो पा रहा, बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। भैया कोई बात नहीं, बीच में मेरा 1 महीना तबीयत ख़राब हो गया था, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अगर वैसा कुछ हुआ है, तुम्हारा बीच में मंथ्स बर्बाद हो गया है एंड तुमको लगता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा 3-4 महीना चाहिए, तो तुम ठीक है डिफ़र करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफ़र कर सकते हो। लेकिन फिर डिफ़र करने के बाद लेज़ी मत होना, क्योंकि अगर तुम लेज़ी हुए तुम एग्ज़ाम कॉस्ट कर दो। तो अगर तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मेरे हिसाब से तुमको डिफ़र नहीं करना चाहिए। अगर तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो चीज़ को कवर कर लेना चाहिए। एंड अगर तुमको 3-4 मंथ और चाहिए, ज़्यादा टाइम और चाहिए, तो फिर तुम डिफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो होता है कॉस्ट चीज़। अब देखो कॉस्ट के बेसिस पे देखो तो तुम्हारा $400 एक्स्ट्रा लगता है अगर तुम डिफ़र करते हो तो, और डिफ़र करने के बाद तुम 12 मंथ में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन 12 मंथ के अंदर तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर तुम डिफ़र करते हो $400 में तो। लेकिन वहीं अगर तुम एग्ज़ाम दे के ज़बरदस्ती फेल कर जाते हो तो तुमको फिर से पूरा फीस लगेगा, जो कि तुम नहीं देना चाहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली CFA का फीस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा महंगा होता है। तो इसीलिए समझो अच्छी तरह से इस वीडियो को और ट्राई करो समझने की तुमको डिफ़र करने का ज़रूरत है या नहीं है। हो सकता है कि तुमको डिफ़र करने का भी ज़रूरत नहीं होगा, बस तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी है, तुमको थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार हम एग्ज़ाम में पास करेंगे या नहीं करेंगे, वैसा है तो तुम क्वेश्चंस बनाओ, तुम मॉक एग्ज़ाम दो। अगर तुमको ये चीज़ लग रहा है कि जितना भी तुम्हारा सिलेबस बाकी है, तुम 1-2 मंथ जो भी बचा हुआ है तुम फॉर श्योर वो कंप्लीट कर लोगे, तुमको थोड़ा सा हेजिटेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको हेजिटेशन है तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। अगर तुम्हारा है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम मॉक्स भी दे देंगे, हम रिवीजन भी कर लेंगे, तो फिर तुम एग्ज़ाम दो, तब डिफ़र मत करो। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम बस सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे भैया, हम कुछ क्वेश्चंस बना पाएंगे या एक बार कैंडिडेट रिसोर्सेज बना पाएंगे, या तुमको ऐसा लग रहा है कि हम बस पूरा लेक्चर्स देख लिए हैं भैया और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस बना पाएंगे, तो फिर तुमको डिफ़र करना चाहिए, तुमको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। कम से कम ट्राई करो 1-2 बार रिवीजन करने का, मॉक्स देने का, 2 से 3 एटलीस्ट 2 मॉक्स तो ज़रूर से ज़रूर दो, जो कि CFA का मॉक्स है। कोई अगर तुम मॉक नहीं दे पा रहे हो तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा फाइनल एग्जाम में, क्योंकि मॉक से तुम्हारा बहुत दिमाग खुलता है, तुमको समझ आएगा कि कैसे 10 सब्जेक्ट तुम्हारे सामने आ रहा है, कैसे तुम उसको टैकल कर रहे हो, कैसे तुम टाइम मैनेज कर रहे हो। टाइम का तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुमको समझ आया कि कौन सा सब्जेक्ट में तुम वीक हो, क्या हो, ये सारी चीज़ तुमको समझ आएगा। तो इसीलिए अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास तुम रिवीजन कर लोगे, तुम मॉक्स दे पाओगे, तब तुम डिफ़र मत करो, एग्ज़ाम दो जाके बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, तुम पास कर जाओगे, कॉन्फिडेंटली जाओ। लेकिन अगर तुमको डाउट है कि नहीं यार हम तो नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम, हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा से, या हम मॉक्स नहीं दे पाएंगे, तो तुमको डिफ़र करना चाहिए। तो तुम बेकार का एग्ज़ाम का उतना पैसा बर्बाद मत करो एंड एग्ज़ाम डिफ़र करो। लेकिन ये बात समझ लेना कि तुम डिफ़र करना जितना ईजी समझ रहे हो उतना ईजी है नहीं, क्योंकि अगर तुम डिफ़र करते हो तो तुम्हारा वो साइकोलॉजी बहुत हिट करता है, साइकोलॉजिकली बहुत तुमको हिट करेगा वो चीज़, क्योंकि तुमको लगेगा कि अरे हम डिफ़र कर लिए, मेरा $400 और लग गया, हम अब पढ़ नहीं रहे हैं, अब मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, तुम्हारा 10 तरह का थॉट आएगा, उससे भी तुमको लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ के फैसला लेना कि तुमको डिफ़र करना है या नहीं करना है, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो तुम लोग कैसा लगा हो। मेरे को लगा ये वीडियो वो लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो इस कश्मकश में फंसे हुए हैं कि इनको डिफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो कि डिफ़र करे या नहीं करे, हमको समझ नहीं आ रहा है अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरे को जो भी सही लगेगा मैं उस पर वो बता दूंगा, तुम्हें गाइड कर दूंगा कि क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कोई ये वीडियो किसी तुम्हारा दोस्त को हेल्प करेगा तो उसको ज़रूर से भेजना। और तुमको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, CFA से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ के लिए, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।